साल 1616। अजमेर का दरबार। दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्य का बादशाह जहांगीर तख्त पर बैठा है और उसके सामने झुका खड़ा है इंग्लैंड के राजा का भेजा एम्बेसडर सर थॉमस रो। 4 साल की ड्यूटी 1614 से 1618 और काम एक, ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत वाली फैक्ट्री के लिए प्रोटेक्शन मांगना। उस दिन इंग्लैंड एक छोटा सा टापू था और भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में। ठीक 300 साल बाद उसी कंपनी के वारिस हमें सिविलाइज्ड होने के सर्टिफिकेट बांट रहे थे और हम लाइन में खड़े थे। बंदूक और लूट कहानी का आधा हिस्सा है। आज का एपिसोड उस आधे हिस्से पर है जो सिलेबस से गायब है। दिमाग कैसे बदला गया, और एक ऐसी बहस भी जिसे छूने से पहले लोग 3 बार सोचते हैं। आज कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, जो किताब में है वो यहाँ है। नमस्ते। इंडिया दैट इज भारत सीरीज का छठा चैप्टर, और आज से सेक्शन 2 सिविलाइजेशन। 5 एपिसोड्स में बीमारी की थ्योरी समझी। आज से वही मशीन अपनी मिट्टी पर, भारत, कॉलोनियलिटी और कॉलोनियल कॉन्शियसनेस। सेक्शन 2 की शुरुआत में लेखक जे साई दीपक 7 सवाल रखते हैं। सातों स्क्रीन पर आ रहे हैं क्योंकि यही पूरी किताब का नक्शा है। पहला, यूरोपियन कॉलोनाइजर की नीयत और बर्ताव। क्या भारत के लिए कुछ अलग था, और क्या ये मान लेना मुमकिन है कि हमारी कॉन्शियसनेस अनछुई रह गई? दूसरा, क्या एक और प्री यूरोपियन कॉलोनियलिटी भी है, जैसे खुलकर मानने और डिस्कस करने से खुद हमारी बदली हुई कॉन्शियसनेस हमें रोकती रहे? तीसरा, अगर दोनों कॉलोनियलिटीज का बोझ है तो इंडिजिनस कॉन्शियसनेस की वापसी के लिए बेहतर फ्रेमवर्क कौन सा, डी कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक? चौथा, डी कॉलोनियल फ्रेमवर्क लगाएं तो भारत की अपनी कंसेप्शन क्या है, सिविलाइजेशन, नेशन या कॉलोनाइजेशन का सिंथेटिक प्रोडक्ट? और उसकी इंडिजिनिटी की रूपरेखा कैसे खींची जाए? और आखिरी 3 वकालत वाले सवाल। 5, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिज्म से देखें तो क्या हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में इंडिजेनिटी है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ मूवमेंट की हिस्ट्री इसकी गवाही देती है या नहीं? 6, अगर देती है तो आज एक बड़ा वर्ग कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिजेनिटी से टकराता हुआ क्यों देखता है? 7, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन कॉलोनियलिटी की पैदाइश है तो उसका डीकोलोनियल रिविजिटेशन कैसा दिखेगा? लेखक साफ कहते हैं, पहले 4 पर वो एक लर्नर की तरह लिखेंगे, लिटरेचर के आधार पर। आखिरी 3 पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर की हैसियत से। और लीनियर मत सोचिए, किताब खुद कहती है सवाल आपस में घूते हैं। दायरा भी दर्ज कर लीजिए। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म से 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब लीग ऑफ नेशंस बनी और भारत का पहला ब्रिटिश मेड कॉन्स्टिट्यूशन आया। आज़ाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 और 1951 का पहला अमेंडमेंट। उनकी बारी इस किताब के सीक्वल में आएगी। आज का एपिसोड लंबा है और जानबूझकर। वादा वही है, चैप्टर का एक एक पॉइंट बिना काट छांट, ताकि आप खोए नहीं। ये 7 पड़ावों का नक्शा बना दिया है और स्क्रीन के कोने में हर वक्त दिखता रहेगा कि आप कौन से पड़ाव पर हैं। पड़ाव 1 से 3, यूरोपियन कॉलोनियलिटी हमारे घर में कैसे घुसी और पोस्ट कॉलोनियलिज्म उसे कैसे पालता है। पड़ाव 4 से 6, वो बहस जो अनकही रह जाती है, दूसरी कॉलोनियलिटी, उसके गवाह, उसके डॉक्यूमेंट्स। और 7वां पड़ाव, किताब का फैसला। पड़ाव 1, याद कीजिए, ये पूरी सीरीज 1492 से शुरू हुई थी। कोलंबस इंडिया ढूंढने निकला और अमेरिका जा पहुंचा। जो असल में इंडिया पहुंचा वो था वास्को डा गामा, पोर्चुगल का नाविक, 1498 में कैलिकट के किनारे। पीछे पीछे डच, ब्रिटिश, फ्रेंच। और 1493 का वो डॉक्यूमेंट याद है, इंटर केटेरा, पोप अलेक्जेंडर 6 का जारी किया लिखित लाइसेंस,
जाओ इंडिजिनस सोसाइटीज को कॉलोनाइज करो, कन्वर्ट करो, गुलाम बनाओ। एपिसोड 2 में हमने उसे खोला था। इरादा वही था, जहाज चाहे स्पेन का हो या पोर्टुगल का। व्यापार ऑस्टेंसिबल मकसद था, दिखावे का। कॉलोनाइजिंग और इवेंजलाइजिंग का इरादा डॉक्यूमेंट पर है। तो किताब का पहला आर्ग्यूमेंट सीधा है, अमेरिका, कैरिबियन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह इंडिजिनस वर्ल्ड व्यू को क्रिश्चियन यूरोपियन वर्ल्ड व्यू से रिप्लेस किया गया। ये फैक्ट है, ओपिनियन नहीं। टॉलरेशन के दावों के बावजूद फिर ये मान लेना कि भारत में वही कॉलोनाइजर सिर्फ व्यापार करने आया था, किस सबूत पर? किताब इसे कहती है इंसुलर अप्रोच। भारत की कॉलोनाइजेशन को न्यू वर्ल्ड की कॉलोनाइजेशन से काटकर अलग थलग पढ़ना, और ये पढ़ाई खुद कॉलोनियलिटी की निशानी है। किताब यहाँ पॉप कल्चर का सहारा लेती है, मैट्रिक्स फिल्म वाली। मैट्रिक्स यानी एक बनाई हुई दुनिया जो इतनी असली लगती है कि उसमें जीने वाले को पता ही नहीं चलता। लेखक कहते हैं यूरोपियन कॉलोनियलिटी ठीक वैसी है। 500 साल के ग्लोबल राज ने उसे हवा जैसा ओमनी प्रेजेंट बना दिया, और एक बार दिख जाए तो अनसी नहीं कर सकते। रिलीजन में, पॉलिटी में, एजुकेशन में, इकोनॉमिक्स में, कानून में। ये एपिसोड आपको वही नज़र देने की कोशिश है। अब भारत की एक अजीब आदत देखिए। हमारे यहाँ ब्रिटिश राज की सबसे कड़ी आलोचना भी क्या कहती है? वो रेसिस्ट थे, लुटेरे थे, पावर और दौलत के भूखे। बस उनका रिलीजियस प्रोजेक्ट जो डॉक्यूमेंटेड है, एनालिसिस से गायब। किताब इसे कहती है कॉलोनाइजर का सेक्युलराइजेशन, उसके मैनिफेस्टली अनसेक्युलर इरादों और बर्ताव को सेक्युलर बना देना। और उल्टा तर्क देखिए, बाकी कॉलोनाइज सोसाइटीज़ में प्री कॉलोनाइज धार्मिक पहचाने या तो अनाइलेट हो गए या माइनॉरिटी बन गई। भारत में कन्वर्जन बड़े पैमाने पर फेल हुआ, तो मतलब निकाला गया, देखो कॉलोनाइजर सेक्युलर था, बस व्यापारी था। किताब कहती है क्रेडिट जाना चाहिए था हमारी इंडिजिनस ओईटी की ताकत को। ओईटी याद है ना? समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम। दुनिया क्या, ज्ञान क्या, ईश्वर क्या। पर बेनिफिट ऑफ बेनेवलेंस मिला कॉलोनाइजर को, जो अपनी रिलीजियस मान्यताओं से निकली एंथ्रोपोलॉजिकल सुपीरियरिटी के एहसास में जीता था। इसी उल्टी नज़र से वो सवाल निकलता है, कॉलोनाइज हुए तो भारत कमज़ोर ही रहा होगा? किताब का जवाब सवाल ही इल इन्फॉर्म्ड है, ए हिस्टोरिकल, सेक्युलराइज्ड, सेल्फ डिफीटिंग। जो समाज उस सुनामी में बच निकला जहां पूरी सभ्यताएं मिट गई, उसकी डीप इनेट ताकत कभी रिकग्नाइज नहीं हुई। नतीजा 200 साल के राज की सबसे विदरिंग आलोचना में भी कॉलोनाइजर के क्रिश्चियन ओईटी को फ्री पास और इंडिजिनस ओईटी की उससे ज्यादा चीरफाड़। हमारा पूरा एनालिसिस रेस और इकोनॉमिक्स पर अटका है, और इसी नींद ने उस समाज को सुला रखा है जिसे अपनी ताकत और कॉन्शियसनेस के होश की सख्त जरूरत है। अब इंटरनलाइजेशन के 3 नमूने, तीनों आपने सुने होंगे। पहला, ब्रिटिश न आते तो इंडिया एक देश ही न होता। हम तो बिखरे टुकड़े थे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। यानी भारत का वजूद, उसकी सिविलाइजेशनल यूनिटी, टाइम से उसका रिश्ता, उसकी सब्जेक्टिविटी, सब कॉलोनाइजर से शुरू होता है, जिसके बिना मान लिया गया कि भारत की अपनी कोई कॉन्शियसनेस थी ही नहीं। किताब कहती है ये ग्लोबल हिस्ट्री और कॉलोनियलिज्म की फितरत की अबिस्मल समझ का सबूत है। दूसरा, रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने किया, जैसे 200 साल का राज एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। और तीसरा, सबसे साफ प्रूफ, आज भी आज़ाद इंडियन स्टेट अपनी स्टैंडिंग किस पैमाने पर परखता है? अपनी कॉन्शियसनेस रिक्लेम करने और अपने वैल्यूज़ पर जीने पर नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑर्डर यानी वेस्ट की नज़र में सिविलाइज नेशन की पोजीशन पर। किताब कहती है ये कॉलोनियलिटी के गढ़े हुए यूनिवर्सलाइज्ड फिक्शंस और इल्यूजन्स हैं, और इनसे टूटकर निकलने की कोई कॉन्शियस कोशिश स्टेट की तरफ से दिखती नहीं। इसीलिए डीकोलोनियल अप्रोच इम्पेरेटिव है, और वो पोस्ट कोलोनियलिज्म की प्रिडोमिनेंस को चैलेंज किए बिना मुमकिन नहीं, क्योंकि वही इस कोलोनियलिटी को यहाँ परपेचुएट कर रहा है। एक काम कीजिए, कमेंट में बताइए ब्रिटिश ने इंडिया बनाया वाली लाइन
आपने पहली बार कहाँ सुनी थी? स्कूल की किताब में? घर की किसी बहस में? व्हाट्सएप पर? मुझे सच में जानना है, ये रिफ्रेन रहता कहाँ कहाँ है। किताब भारत पर कॉलोनियलिटी के 5 निशान गिनाती है जिन्होंने हमारी कॉन्शियसनेस को सबसे बुनियादी तरीकों से बदला, और यही अगले एपिसोड्स का नक्शा भी है। पहला, कॉलोनाइजर के रिलीजन वाले चश्मे ने इंडिक ओईटी सिस्टम्स का क्या किया, और साथ में नेचर से एलियनेशन। दूसरा, उसकी रेशियल नज़र ने हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को जिन खाँचों में डाला जिन्हें आज हम कास्ट और ट्राइब कहते हैं। और साफ सुनिए, रिविजनिस्ट का ठप्पा लगे उससे पहले किताब खुद कहती है। मतलब ये नहीं कि कॉलोनाइजर से पहले भारतीय समाज में स्ट्रैटिफिकेशन या हायरार्की थी ही नहीं। मतलब ये है, आज हम रिलीजन, कास्ट और ट्राइब को जिस शक्ल में समझते हैं, उस समझ पर एक डिस्टिंक्ट कॉलोनियल मुहर है। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन से निकले क्रिश्चियन ओईटी का असर सेक्युलराइज्ड भी, नॉन सेक्युलराइज्ड भी इनएस्केपेबल है। तीसरा, कॉलोनाइजर का एजुकेशन सिस्टम इंडिजिनस नॉलेज प्रोडक्शन और शिक्षा व्यवस्थाओं की कीमत पर बैठाया गया। चौथा, वेस्टफेलिया वाला नेशन स्टेट मॉडल, एपिसोड 4 याद कीजिए। 1648 का एक राजा एक धर्म एक राष्ट्र सांचा एक डाइवर्स सिविलाइजेशनल सोसाइटी के ऊपर ठोक दिया गया। और पांचवा, कॉलोनाइजर के डेवलपमेंट के नोशन का असर, पिछले एपिसोड वाला एस्कोबार याद है? किताब की खींच जायज है। हैरानी की बात, पांचों पर लिटरेचर भरपूर है, बस पांचों की कॉमन जड़ कॉलोनियलिटी पर उंगली कोई नहीं रखता। और उसूल भी सुन लीजिए, जज करना मकसद नहीं। डीकॉलोनियल अप्रोच मांग करती है कि इन स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म्ड और एनलाइटेंड यूरोपियन कॉलोनियलिटी की सिखाई जजमेंट और सैंक्टिमनी के बिना समझा जाए। अंडरस्टूड का मतलब ग्लोरिफाइड नहीं, बस ये कि कॉलोनाइजर के इवेंजलाइजिंग और सिविलाइजिंग असर से पहले ये असल में थे क्या। इन व्यूज़ में लेखक अकेले नहीं, डॉक्टर एस.एन. बालागंगाधरा, डॉक्टर जैकब डी रूवर और निकोलस बी डर्क्स जैसे स्कॉलर्स के स्टेलर काम का हवाला किताब देती है और साफ करती है, ये कॉल टू अथॉरिटी नहीं। पोजीशन ये है कि इन स्कॉलर्स का काम डीकॉलोनियल स्कूल की सेंट्रल थीम से कंसिस्टेंट है कि कॉलोनियलिटी का अस्तित्व फैक्ट है। कोरोलरी भी उतना ही सीधा, जो भी काम इंडिक सोसाइटल स्ट्रक्चर्स पर कॉलोनियलिटी के असर को इग्नोर करे, वो कॉलोनियलिटी को ही परपेचुएट करता है। पड़ाव 2, मिलिए 2 स्कॉलर से, डॉक्टर एस.एन. बालागंगाधरा और डॉक्टर जैकब डी रूवर, बेल्जियम की गेंट यूनिवर्सिटी से। इन्होंने भारत के लिए एक टर्म गढ़ा, कॉलोनियल कॉन्शियसनेस। मतलब कॉलोनाइजर चला गया, पर उसका चश्मा आंखों पर रह गया। कॉलोनाइज्ड समाज से उसके अपने कल्चरल एक्सपीरियंसेस की एजेंसी छिन जाती है। वो अपने ही अनुभव सिर्फ कॉलोनाइजर के दिए फ्रेमवर्क और लेक्सिकॉन में डिस्क्राइब कर पाता है। इनकी एक ऑब्जर्वेशन चुभती है, द लेफ्ट और द राइट, लिबरल और कंजर्वेटिव, ये लेबल्स वक्त के साथ मैलिएबल और फ्लूइड है, पर लोकेटेड एक ही वर्ल्ड व्यू के अंदर है, कॉलोनियल वर्ल्ड व्यू। मैदान अलग अलग, स्टेडियम एक ही। और उनके मुताबिक भारत में ये बात समझी नहीं गई क्योंकि यहाँ के पोस्ट कॉलोनियल स्कूल ने सिर्फ कॉलोनियलिज्म की बाहरी मैनिफेस्टेशंस पर फोकस किया। दोनों स्कॉलर्स डीकॉलोनियल स्कूल की तरह ये भी मानते हैं, ये अतीत की चीज़ नहीं, कल कॉलोनियलिज्म के रूप में थी, आज वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के रूप में है। मकसद वही, वेस्ट की सिविलाइजेशनल सुपीरियॉरिटी इस्टेब्लिश और प्रोजेक्ट करना। और लेखक एक हैरानी दर्ज करते हैं, ये स्कॉलरशिप जिसका प्राइमरी फोकस भारत है और डीकॉलोनियलिटी की स्कॉलरशिप जिसका फोकस प्रिडोमिनेंटली अमेरिकाज है, एक ही बात कह रही है, कॉलोनियल कॉन्शियसनेस किहानों की कॉलोनियलिटी की पहचान जैसा ही है। पर दोनों के बीच आज तक कोई डायरेक्ट एक्सप्रेस हैंडशेक नहीं हुआ। ये किताब वही हैंडशेक करवा रही है। बालागंगाधरा और डी रूवर कॉलोनियलिज्म को एक नाम देते हैं, एजुकेशनल प्रोजेक्ट। एजुकेशन एक फिल्टर है, चश्मा एक बार चढ़ गया तो इंसानी एक्सपीरियंस ही बदल जाता है। कॉलोनियलिज्म ने
पूरे समाज के साथ वही किया। और कॉलोनाइजर की नज़र में ये जुल्म नहीं, मॉरल और बाइंडिंग फर्ज था। उसके क्रिश्चियन ओईटी का हुक्म शैतान पूजने वाले हीथन्स को उनके फॉल्स रिलीजन्स और उनकी अपनी इमोरालिटी से बचाना है, उन्हें एजुकेट और सिविलाइज करना है। इस प्रोजेक्ट की पैदाइश वो एटीट्यूड्स और फीलिंग्स हैं जो कॉलोनियल लेगेसी को इंडिजिनस सोसाइटीज़ में जिंदा रखती हैं। सुनते ही पहचान जाएंगे अपनी कल्चर पर शर्म, हम बैकवर्ड हैं का पक्का यकीन, और सीखना है तो कॉलोनाइजर से। इन फीलिंग्स को सीमेंट किया साइंटिज्म ने, यानी कॉलोनाइजर की क्लेम्ड फिजियोलॉजिकल और रिलीजियस सुपीरियॉरिटी को साइंटिफिक फैक्ट की तरह ट्रीट करना। एक तीर से दो शिकार, कॉलोनाइजेशन एक्सप्लेन भी हो गई, जस्टिफाई भी, और साथ में कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज़ की कमजोरी भी प्रूव हो गई। यही एलियनेशन अपने ही कल्चरल एक्सपीरियंस हो दोनों स्कॉलर्स की नज़र में कॉलोनियलिज्म और कॉलोनियल कॉन्शियसनेस को इमोरल बनाती है। कॉलोनाइजर के उस क्रिश्चियन ओईटी में भारत थी, और उसकी नज़र में आज भी है हीदनडम की ज़मीन, फॉल्स रिलीजन और इमोरालिटी का घर। तो स्टीरियोटाइप भी वहीं से निकला। मूर्ति पूजक हिंदू, अनट्रस्टवर्दी, इमोरल, करप्ट, कावर्डली। और उसके मुकाबले अनयील्डिंग मुस्लिम, जिसने गॉस्पेल ठुकराया ज़रूर, पर था ऑफ द बुक, किताब वाला, इसलिए क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू के करीब। किताब कहती है ब्रिटिश चले गए, ये स्टेरियोटाइप्स आज भी बिकते हैं। यही कॉलोनियल कॉन्शियसनेस के अलाइव एंड किकिंग होने का प्रूफ है। ब्रिटिश के फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शंस और आज़ाद पीढ़ियों की अपनी नज़र में जो कॉन्टिन्यूटी है, पोस्ट कॉलोनियल स्कूल उसका इल्ज़ाम भारत की इंडिजिनाइटी पर डालता है, क्योंकि वो भारत को इनहेरेंटली वीक और सर्वाइल सिविलाइजेशन मानता है। बला गंगाधारा और बेरूवर कहते हैं जिम्मेदार इंडिजिनाइटी नहीं, कॉलोनियल कॉन्शियसनेस है। एक और नमूना क्रिटिकल रेल्म ऑफ फेथ से बुद्धिज्म और जैनिज्म को ब्राह्मणिकल हेजेमनी के खिलाफ बगावत की तरह रीशेप और रीइमेजिन करना। ये फ्रेमिंग आई कहाँ से? प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन की एंटी क्लेरिकलिज्म से। यूरोप के पादरी विरोधी आंदोलन का सांचा, इंडिक इतिहास पर कॉपी पेस्ट, और उसी सांचे से निकले नेटिव फेथ्स और प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करने के प्रोजेक्ट्स। कॉलोनियल दौर में जिन्हें जोशीले नेटिव खरीदार मिले और कई रिफॉर्मिस्ट आंदोलन खड़े हुए, वो आज भी चालू हैं, लेबल चाहे लेफ्ट का हो या राइट का। पड़ाव 3, वो फर्क जो पोस्ट और डी की लड़ाई का दिल है। पोस्ट कॉलोनियल स्कूल कहता है हम हाइब्रिड हैं, आधे देसी आधे वेस्टर्न, और यही ताकत है। नकल यानी मिमिक्री से हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कंटामिनेट करते हैं, जो वेस्ट का है उसे बिगाड़ते हैं। यही तो कल्चरल रेजिस्टेंस है, इमिटेशन से सबवर्जन। डी कॉलोनियल जवाब और बालगंगाधर डे रूवर का भी नहीं। हाइब्रिडिटी सेलिब्रेट करना फॉर्मली कॉलोनाइज्ड को हमेशा के लिए अदर के दर्जे पर रख देता है, ऑक्सीडेंट का इटर्नल अदर जिस पर ओरिएंटलिज्म खड़ा है। और मिमिक्री, उनके शब्द सख्त है, फोर्जरी और नकल में मॉरल कावर्डिस साफ लिखी है, और ये कॉलोनाइजर के उसी स्टेरियोटाइप को वैलिडेट करती है जो नेटिव को फंडामेंटली अनट्रस्टवर्दी और दोमुहा बताता था। यानी रेजिस्टेंस की ये स्ट्रैटेजी फॉर्मली कॉलोनाइज्ड को इमोरल क्रीचर्स के दर्जे पर गिरा देती है। और सबसे बुनियादी बात, वेस्टर्न थॉट को उसके ही फ्रेमवर्क के अंदर रहकर सबवर्ट करने की उम्मीद। ये ना समझना है कि हर ऐसी जीत उसी फ्रेमवर्क को यूनिवर्सल वैलिडिटी के उसके दावों समेत और लेजिटिमाइज करती है। नतीजा, किताब के शब्दों में, पोस्ट कॉलोनियल थॉट के हिसाब से जीने का एक ही तरीका बचता है, एक वर्ल्ड व्यू, एक ऑप्शन, कॉलोनियल ऑप्शन। और इसीलिए पोस्ट कॉलोनियलिज्म बन जाता है कॉलोनियलिटी और कॉलोनियल कॉन्शियसनेस का अनपेड चैंपियन। लेखक चुटकी लेते हैं, अनपेड या फिर पेड। इंटेंट चाहे वेस्टर्न हेजेमनी का सबवर्जन रहा हो, भारत में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस किताब गिनाती है। कॉलोनियलिज्म की रीइंफोर्समेंट, एंट्रेंचमेंट और सेक्युलराइजेशन, जिसकी जड़ें सेक्युलर नहीं थी, नेटिव के अपने कल्चरल एक्सपीरियंस से एलियनेशन, इंडिजिनस कॉन्शियसनेस का दमन,
और उसकी जगह सेल्फ लोडिंग। जरूरी सवाल, कॉलोनियल कॉन्शियसनेस पहचान ली, फिर दोनों स्कॉलर्स ईमानदार हैं। नेटिव कॉन्शियसनेस की वापसी का मतलब प्री कॉलोनियल जमाने में लौटना नहीं हो सकता। कॉलोनियलिज्म ने कॉलोनाइज्ड की दुनिया शायद हमेशा के लिए बदल दी है। तो हासिल 3 चीजें। पहली, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्नॉलेजमेंट दोनों तरफ। कल का कॉलोनाइजर और उसका सक्सेसर आज का वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट माने कि कॉलोनियल कॉन्शियसनेस उसने एक्टिवली इंसर्ट की, और कॉलोनाइज्ड माने कि डीकॉलोनाइजेशन के बाद उसे आगे बढ़ाने वाला वो खुद है। यूरोपियन एक्सपीरियंस और नज़र को फैक्ट मानकर अनक्वेश्चनिंग एक्सेप्टेंस से। मिग्नोलो और वॉल्श की भी यही पोजीशन थी। दूसरी, रेलेवेंस की बात, मॉडर्न कहे जाने आइडियाज आइडियाज का जन्मपत्र पढ़ना। सेक्युलरिज्म जैसा कॉन्सेप्ट प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ओईटी की कोख से निकला, एपिसोड 4 में देखा था। और वही कॉन्सेप्ट हमारी अपनी कल्चर और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स की आलोचना की बुनियाद बना बैठा है। जो समाज ये स्पेसिफिक रिलीजियस कल्चरल बैकड्रॉप जाने बिना उसी पैमाने से खुद को जज करता है, वो कॉलोनियल कॉन्शियसनेस परपेचुएट करने का कल्पेबल है, जिम्मेदार है। और इसीलिए किताब कहती है, रिफॉर्म की ईमानदार बहस तभी मुमकिन है जब पहले वो कॉलोनियल लेंस उतरे और इंडिजिनस लेंस आए, वरना बहस का फ्रेमवर्क ही उधार का है। तीसरी, ये देख पाना कि हाइब्रिडिटी ही हमारी हालत को डिफाइन करती है। हम अपनी कल्चर को वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बस एक वेरिएंट मानने लगे हैं। किताब कहती है, ये दिखना शुरू हो जाए तो समझिए इलाज की पहली खुराक लग गई। 1 सेकंड रुकिए। पिछली बार जब आपने अपनी परंपरा किसी को समझाई, ये हमारा रिलीजन है, ये मिथ है, ये रिचुअल है, वो शब्द किसकी डिक्शनरी से आए थे? सोचिए, क्योंकि कहानी का सबसे मुश्किल मोड़ अब आता है। पड़ाव 4, चैप्टर का वो हिस्सा जिसके लिए मैंने शुरू में कहा था, छूने से पहले लोग 3 बार सोचते हैं। किताब पूछती है, पोस्ट कॉलोनियल स्कूल यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के ट्रूथ और सब्जेक्टिविटी पर मोनोपोली के दावों की धज्जियां उड़ाता है, ठीक करता है। पर भारत पर इस्लाम प्रोफेसिंग साम्राज्यों के राज, जिनमें वैसा ही इंटेग्रल इंडिस्पेंसिबल एथनो रिलीजियस सुपीरियरिटी का सेंस था, उसकी वैसी ही चीर फाड़ पर क्यूरियसली इनकंसिस्टेंट चुप्पी क्यों? लेखक इसे नाम देते हैं मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिज्म। पहले टर्म साफ करें। किताब खुद ऑब्जेक्शन उठाकर जवाब देती है, हमलावर तो सेंट्रल एशिया से भी आए, जियोग्राफिकली मिडिल ईस्टर्न कहना इनएक्यूरेट नहीं। लेखक कहते हैं, मैं इस टर्म पर कायम हूं क्योंकि कॉलोनियलिज्म की पहचान और मकसद उस कॉन्शियसनेस के ज्योग्राफिकल लोकस से तय होते हैं जिससे वो प्रेरणा लेता है और जिसके प्रति उसकी अलीजेंस है। जैसे द वेस्ट जियोग्राफी नहीं, स्टेट ऑफ माइंड है, वैसे ही द मिडल ईस्ट भी एक स्टेट ऑफ माइंड है, हमलावर की एथनिसिटी या जियोग्राफिकल ओरिजिन्स चाहे जो हों। और इस डाइकोटमस दोहरे रवैये की वजह किताब 2 पॉसिबिलिटीज गिनाती है। पोस्ट कॉलोनियल थॉट का पैलेस्टीनियन कनेक्शन, और ये कि ओरिएंटलिज्म ने मिडिल ईस्टर्न और इंडिक कॉन्शियसनेस को एक ही खांचे ओरिएंटल में डाल दिया। दोनों यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के बराबर के विक्टिम। नतीजा, मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिज्म की मोटिवेशंस, कॉन्डक्ट और इंडिक सिविलाइजेशन और उसकी कॉन्शियसनेस पर उसका इम्पैक्ट सब पब्लिक स्क्रूटनी से पिक्सेलेट हो गया। और एक बात किताब बिना लाग लपेट रिकॉर्ड पर रखती है, ये इंप्रेशन देने की कोशिश कि मिडिल ईस्टर्न कॉन्शियसनेस इंडिक सिविलाइजेशनल ताने बाने का नेटिव हिस्सा है, डिसऑनेस्ट है और हिस्ट्री में उसका कोई बेसिस नहीं। साथ में ये भी जोड़ती है, इस पर गहरी पड़ताल एक्सपर्ट्स का काम है, इस किताब के दायरे से बाहर। पर जो दायरे के अंदर है वो ये, पोस्ट कॉलोनियल स्कूल को कम से कम मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिटी के ट्रूथ के फाइनल रिपोजिटरी होने के दावे को उसी मैनर और डिग्री से चैलेंज करना चाहिए था जैसे यूरोपियन के यूनिवर्सल वैलिडिटी वाले दावे को किया। नहीं किया।
और उसी ऑब्स्ट्रक्शन में वो कॉलोनियलिटी भारत में थ्राइव करती रही। किताब दोनों कॉलोनियलिटीज का डीएनए मिलाती है। दोनों अपनी अपनी ओईटीज से सिग्निफिकेंटली इंस्पायर्ड है, जो आइडल वर्शिपिंग इंडिजिनस सोसाइटीज को कॉलोनाइज, इंस्लेव और इवेंजलाइज करने का हुक्म देती है। दोनों द ट्रू फेथ के कॉन्सेप्ट पर खड़ी हैं। एक ही सच्चा फेथ, बाकी दुनिया हीदन या काफिर, यानी शुरुआत में ही बाकी दुनिया का अदरिंग और डीह्यूमनाइजिंग। दोनों का एक्सियोमैटिक प्रिजम्पशन एक, हमारे आने से पहले कॉलोनाइज समाज डार्कनेस और इग्नोरेंस में डूबे थे। मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिटी में इसका टर्म है जाहिलिया, अज्ञानता युग, और हमारा काम है अपनी अपनी ओईटी की रोशनी फैलाना, फोर्स से, इंड्यूसमेंट से या दोनों से। और कंटेम्प्ट सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपनी अपनी कन्वर्जन के बाद दोनों अपने खुद के प्री क्रिश्चियन और प्री मुस्लिम अतीत को भी हिकारत और कॉन्डेसेंशन से देखती हैं, और वही रवैया बाकी दुनिया पर डायरेक्टेड है। दोनों के लिए इन्फिडेल या हीथन की जमीन कॉन्क्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, और जीत कर बस भी जाए तो एलिजेंस उन ओईटी से रहती है जिनकी जड़ें कॉन्क्वर्ड जमीन के बाहर हैं। और नेचर से रिश्ता भी एक जैसा, नेचर को वेनरेट करना, ट्रेडिशन से नॉलेज को कॉडिफाई करना, जैसा भारत जैसी इंडिजिनस सोसाइटीज करती हैं। दोनों के लिए रिलेट करना नामुमकिन। भारत के लिए मतलब, किताब के शब्दों में, इन अ नटशेल, दोनों कॉलोनियलिटीज के लिए भारत और उसके इंडिजिनस वैल्यूज बस एक टेरिटरी और लोग हैं जिन्हें कॉन्कर, कन्वर्ट या अनाइलेट करना है, जब तक दोनों में से एक दूसरे पर रिलेटिव स्ट्रेंथ और सुप्रेमेसी ना पाले। कॉमन एडवर्सरी एक ही है, इंडिजिनस वर्ल्ड व्यू, जिसे एट एनी कॉस्ट, बाय एनी मीन्स नेसेसरी एंड बाय कल्यूडिंग विद एनी एलाई अवेलेबल मिटाना है। ये एनी एलाई वाली लाइन याद रखिए, अगले पड़ाव में यही कड़ी मार्क्सिज्म से जुड़ेगी। और इसीलिए किताब कहती है, अमेरिकाज ने एक कॉलोनियलिटी झेली, भारत ने दोनों फॉर्म्स का कॉलोनियलिज्म और कॉलोनियलिटी झेला है। इसलिए वो अपनी इंक्वायरी सिर्फ यूरोपियन तक लिमिट नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मिडिल ईस्टर्न सेटलर कॉलोनियलिज्म को उसने यूरोपियन वेरिएंट से ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस किया है। सेटलर यानी हमलावर लौटा नहीं, यही बस गया, एलिजेंस बाहर रखकर, जिसके लिविंग एम्बॉडीमेंट्स आज भारत की बाउंड्रीज के अंदर भी थ्राइव करते हैं, और उस इमीडिएट पड़ोस में भी जो उसकी सिविलाइजेशनल ज्योग्राफी से फोर्स से काटा गया। 1947 का पार्टीशन रिलीजियस सिविलाइजेशनल लाइंस पर, और कश्मीर, बंगाल, केरला और देश के दूसरे हिस्सों के कॉन्टिन्यूइंग टेंशन्स। किताब कहती है, ये सब मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिटी की डी कॉलोनियल परख को उतना ही ज़रूरी बनाते हैं जितनी यूरोपियन की। पर दोनों का तरीका अलग था, और यही भारत के बचे रहने की कहानी है। किताब कॉन्शियसली दो शब्द चुनती है, यूरोपियन ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और सिस्टमैटिक थी। क्यों? मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिज्म का प्रिडोमिनेंट औजार फोर्स था, कंटेम्प्ट का एक्सप्रेशन, और एनाइलेट करने की नीयत उसकी स्लीव पर थी। खतरा साफ दिखा तो जवाब भी वैसा ही आया। भारत की इंडिजिनेटी ने फियर्स रेजिस्टेंस की और सरवाइव किया, वहां भी जहां दूसरी कल्चर्स और सिविलाइजेशंस हमेशा के लिए मिट गई। यूरोपियन कॉलोनियलिटी ने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स का रास्ता लिया, इंडिजिनस सोसाइटी को कोऑप्ट किया, कानून, स्कूल, टॉलरेशन की स्टेटेड पॉलिसी, और यूरोपियनिज्म को एस्पिरेशनल गोल बना दिया। उन जैसे बनो। इंडिजिनस कॉन्शियसनेस एक फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट में सो गई, लगा कोएग्जिस्टेंस मुमकिन है, उस एंड गोल से ओब्लिवियस, बेखबर, जो कॉलोनाइजर की नज़र में कभी बदला नहीं था। यहाँ किताब की सबसे नुकीली लाइन आती है, सुनिए। अटलांटिक के पश्चिम वाली फॉर्मर कॉलोनीज सेटलर कॉलोनियलिटी को प्राइमरीली यूरोप से जोड़ती हैं, पर भारत के पर्सपेक्टिव से यूरोपियनिज्म परहैप्स एट बेस्ट मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिटी का ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और सिस्टमैटिक वर्जन है। एक ने दरवाज़ा तोड़ा था, दूसरे ने चाबी बनवा ली, और पोस्ट कॉलोनियल स्कूल दोनों में से किसी की भी स्क्रूटनी एक्टिवली ऑब्स्ट्रक्ट करता है। कॉलिंग आउट तो दूर,
जबकि दोनों कॉलोनियलिटीज आज भी कंटेम्पररी भारत के अंदर इंडिजिनस कॉन्शियसनेस की कीमत पर अलाइव एंड किकिंग है। पड़ाव 5, पोस्ट कॉलोनियल थॉट की सेल्फ इमेज है। हम कॉलोनियलिटी के टाइम और सब्जेक्टिविटी पर मोनोपोली को चुनौती देते हैं, पर किताब कहती है भारत में उसकी अपनी बुनियाद ही लोडेड है। सबॉल्टन यानी दबा कुचला वर्ग कौन या क्या है, ये तय करने का उसका पैमाना खुद कॉलोनियलिटी से भरा है, क्योंकि वो नेटिव सोसाइटी और उसके सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, स्पेसिफिकली कास्ट सिस्टम की कॉलोनियल असम्पशन से इन्फॉर्म्ड है। और यहाँ वो एनी एलाई अवेलेबल वाली कड़ी जुड़ती है। किताब के मुताबिक कम से कम भारत की हद तक पोस्ट कॉलोनियल और मार्क्सिस्ट स्कूल्स ने एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप फोर्ज कर ली है। दोनों अपने अपने तरीके से यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिटीज़ को आगे बढ़ाते हैं, इंडिजिनस कॉन्शियसनेस के अंदर डिविजन्स पैदा करके या उसे डाइजेस्ट करके हड़प कर। सबॉल्टर्निज्म इसका केस इन पॉइंट है, और इसी प्रोसेस में दोनों स्कूल्स ने खुद को इंडिया स्टडीज़, जो अब साउथ एशिया स्टडीज़ है, का सेल्फ अपॉइंटेड गार्डियन बना लिया है। भारत की सब्जेक्टिविटी, उसकी हिस्ट्री और इसलिए उसके फ्यूचर पर मोनोपोली। इसकी कीमत स्कॉलर्स ने चुकाई है। स्कॉलरशिप की दुनिया में भी जो कोई मिडिल ईस्टर्न और यूरोपियन दोनों कॉलोनाइजेशंस की हिस्ट्री की रिगरस जांच करे, सीताराम गोयल, राम स्वरूप, धर्मपाल, डॉक्टर कोएनराड एस्ट, डॉक्टर बालागंगाधारा, डॉक्टर डेरोवर, इंडिजिनस हो या नहीं, उन पर दोनों स्कूल्स ने एक्सट्रीमिस्ट या फार राइट का ठप्पा लगाया। और अफसोस की बात किताब नोट करती है, वैसा ही ट्रीटमेंट उन्हें उन लोगों से भी मिला जो इंडिजिनस कॉन्शियसनेस के हिमायती होने का दावा तो करते हैं, पर इस मिस्टेकन बिलीफ में जीते हैं कि ऐसी कॉन्शियसनेस बिना अपनी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस या दोनों कॉलोनियलिटीज़ के विरोध को वोकल किए ही अपनी राइटफुल जगह वापस पा लेगी। इसीलिए लेखक का कॉन्शियस फैसला भारत स्पेसिफिक कॉलोनियल कॉन्शियसनेस की स्कॉलरशिप को ग्लोबल डीकोलोनियल लिटरेचर के बगल में रखना, ताकि दिखे कि अमेरिकास के कॉन्टेक्स्ट में जो सेलिब्रेटेड है वही गोल यहाँ रिलेंटलेसली मलाइंड है और हिसाब प्रिंसिपल ऑफ हार्म से सीधा है। बाहर जो भी किया हो, भारत की इंडिजिनस कॉन्शियसनेस को इन दोनों स्कूल्स ने एम्पावर कम, नुकसान ज़्यादा पहुंचाया है। ये पार्टनरशिप हैरान ना करे। किताब कहती है जड़ में खुद मार्क्स का यूरोसेंट्रिज्म और उनका अवाउड यकीन है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म भारत के लिए अच्छा था। कार्ल मार्क्स, कम्युनिज्म के जनक, जर्मनी के फिलोसोफर, 1853 में लिखते हैं, इंग्लैंड को इंडिया ने डबल मिशन पूरा करना है। 1, पुराने एशियाटिक सोसाइटी का एनाइलेशन। 2, एशिया में वेस्टर्न सोसाइटी की मटीरियल नींव डालना। इंग्लैंड के जुर्म मार्क्स को दिखते थे, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की सेल्फिश फितरत की उन्हें खुद जानकारी थी। फिर भी उनका वर्डिक्ट वर्बेटिम, whatever may have been the crimes of England, she was the unconscious tool of history। उस रेवोल्यूशन को लाने में, यानी नई दुनिया की मटीरियल बेसिस रखने में। इस सोच को पहचानिए, ब्रिटिश राज दर्दनाक था पर ज़रूरी सर्जरी थी। आज के कॉलोनियलाइज्ड एलीट्स की रेलवेज वाली रेफरेन का जन्मपत्र यही है। नीचे असम्पशन ये कि मार्क्सिस्ट स्कूल के हिसाब से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ना होता तो साइंटिफिक टेम्पर, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट भारत को पता ही नहीं चलते, थे ही नहीं, आगे भी नहीं होते। यानी मार्क्सिज्म वही यूरोसेंट्रिक बिलीफ शेयर करता है। साइंस वेस्ट की मोनोपोली है और रैशनैलिटी यूनिवर्सल होकर भी ओरिजिन्स यूरोप के ओ करती है। और भारत में इस सोच के हाथ यूरोप से आगे बढ़े। यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिज्म पर मार्क्सिज्म के इन एटीट्यूड्स ने, किताब के शब्दों में, ऐसे क्रीचर्स पैदा किए, क्रिश्चियन मार्क्सिज्म और इस्लामिक मार्क्सिज्म, जिनमें मार्क्सिज्म दोनों कॉलोनियलिटीज़ को आगे बढ़ाने की कन्वीनियंट गाड़ी बन गया। बाकी दुनिया में मार्क्सिज्म एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी होने का मैस्करेड करता है। भारत में वो इफेक्टिवली कॉलोनाइजिंग माइंडसेट्स का परफेक्ट फॉइन साबित हुआ, उन माइंडसेट्स का जिनका इंडिजिनस कॉन्शियसनेस के लिए रवैया कंटेम्प्ट और कॉन्डिसेंशन का है, और दोनों में से कोई पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं होने देता। नतीजा किताब का एथिकली
और मॉरली सस्पेक्ट इस गठजोड़ के बाद जो दो ऐसी कॉलोनियलिटीज़ का कॉन्डुइट है जिन्हें भारत की इंडिजिनस कॉन्शियसनेस से कोई मोहब्बत नहीं। इंडिजिनिटी की रेक्लेमेशन के लिए ना पोस्ट कॉलोनियल स्कूल बेहतर ऑप्शन बचा है, ना मार्क्सिस्ट। पड़ाव 6, गवाहों का। पिछले एपिसोड का अधूरा सवाल याद है, इंडिजिनिटी की कट ऑफ डेट। अमेरिकाज के लिए स्कॉलर्स ने साफ लकीर खींची, 1492, एज ऑफ डिस्कवरी की शुरुआत। किताब कहती है वही प्रिंसिपल भारत पर लगाओ, दोनों कॉलोनियलिटी समेत। तो लकीर टेंटेटिवली पहुंचती है 8वीं सदी पर, सन 711, जब अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। रिकॉर्डेड मुस्लिम अरब इन्वेजन्स की पहली लहर। लेखक ये भी दर्ज करते हैं एग्जैक्ट टाइम पीरियड पर इतिहास के ट्रेन्ड स्कॉलर्स उनसे असहमत हो सकते हैं। 12वीं से 16वीं सदी की लहर ज्यादा कंसिस्टेंट और फ्रीक्वेंट मानी जाती है, पर शुरुआत 8वीं सदी ने ही की। उसूल वही है जो डी कॉलोनियल स्कॉलर्स लैटिन अमेरिका की इंडिजिनिटी के लिए मानते हैं। और ऐसा ना करना, किताब के शब्द रैंक इंटेलेक्चुअल इनकंसिस्टेंसी एंड डिसऑनेस्टी, जो खुद कॉलोनियलिटी प्रूव करेगी, इस केस में मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिटी। और यहाँ किताब एक ऐसा विटनेस पेश करती है जिसे खारिज करना मुश्किल है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। उनकी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने टाइमलाइन खींची। 711 में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले से इस्लामिक प्रॉफिट के जाने के करीब 80 साल बाद 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई तक अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा एम्पायर। बिन कासिम वाले हमले पर अंबेडकर के शब्द जस के तस। ये मुस्लिम इन्वेजन्स सिर्फ लूट या कॉन्क्वेस्ट की लस्ट से नहीं किए गए, उनके पीछे एक और ऑब्जेक्ट था। सिंध की एक्सपीडिशन प्यूनिटिव थी, राजा दाहिर को सजा देने आई थी, जिसने डेवलपोर्ट पर एक अरब जहाज की सीजर की रेस्टिट्यूशन से इनकार किया था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हिंदूज की आइडोलिट्री और पॉलीथीज़म पर चोट करना और इंडिया में इस्लाम स्थापित करना भी इस एक्सपीडिशन के मकसदों में था। और आगे ये सब ना मियर कैप्राइस का नतीजा था, ना मॉरल परवर्जन का। जो किया गया वो इस्लाम के लीडर्स की रूलिंग आइडियाज़ के ब्रॉडेस्ट एस्पेक्ट्स के मुताबिक था। और आज़ाद भारत के भावी संविधान निर्माता ने अपने ही लोगों से एक सवाल पूछा, जस का तस। हिंदूज के लिए ये कहना कहाँ तक ओपन है कि नॉर्दर्न इंडिया, अफगानिस्तान समेत आर्यावर्ता का हिस्सा है, कि कभी हमारा था और वहाँ के लोग बुद्धिस्ट या हिंदू थे, इसलिए वो हमेशा इंडिया का इंटेग्रल हिस्सा रहेगा। जो हिस्टोरिक सेंटिमेंट पकड़कर सेपरेशन का विरोध करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, इन 762 साल के लगातार मुस्लिम इन्वेजन्स की घटनाएं, जिस ऑब्जेक्ट से वो लॉन्च किए गए और उस ऑब्जेक्ट को अंजाम देने के इन्वेडर्स के तरीके, क्या इन्हें ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे ये कोई हिसाब में लेने वाली बातें ही नहीं? उन रूलिंग आइडियाज़ का सबूत अंबेडकर ने खुद दिया, एक दरबारी रिकॉर्ड कोट करके, जो इस किताब में जस का तस छपा है। सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने काजी से, यानी शरीयत के जज से, पूछा था, मुस्लिम कानून के तहत हिंदूज की लीगल पोजीशन क्या है? जवाब स्क्रीन पर ओरिजिनल शब्दों में है, मैं हिंदी में सुना देता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड है, ओपिनियन नहीं, और इसे वैसे ही सुना जाना चाहिए। काजी का जवाब, इन्हें ट्रिब्यूट देने वाले पेयर्स ऑफ ट्रिब्यूट कहा जाता है। रेवेन्यू ऑफिसर इनसे चांदी मांगे तो इन्हें बिना सवाल पूरी ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट के साथ सोना पेश करना चाहिए, और ऑफिसर इनके मुंह में धूल फेंके तो इन्हें बिना हिचक अपना मुंह पूरा खोल देना चाहिए। धिम्मी की गैर मुस्लिम प्रजा की ड्यू सबॉर्डिनेशन इसी हम्बल पेमेंट से और मुंह में धूल फेंकने से जाहिर होती है। इस्लाम की ग्लोरिफिकेशन ड्यूटी है और धर्म के लिए कंटेम्प्ट बेकार है। गॉड इन्हें कंटेम्प्ट में रखता है क्योंकि वो कहता है इन्हें सब्जेक्शन में रखो। और आगे हिंदूज को अबेसमेंट में दबाकर रखना खास तौर पर रिलीजियस ड्यूटी है,
क्योंकि ये प्रॉफिट के सबसे इनवेटरेट कट्टर दुश्मन है, और क्योंकि प्रॉफिट ने हमें हुक्म दिया है इन्हें मारने, लूटने और बंदी बनाने का। कहा है, इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करो या मार दो, इन्हें गुलाम बनाओ और इनका धन संपत्ति लूट लो। महान डॉक्टर हनीफा के स्कूल के अलावा, जिससे हम ताल्लुक रखते हैं, किसी और स्कूल के डॉक्टर ने हिंदूज पर जिजिया लगाने को मंजूरी नहीं दी। बाकी स्कूल्स सिर्फ दो विकल्प मानते हैं, डेथ या इस्लाम। ये शब्द मेरे नहीं हैं, डॉक्टर अंबेडकर के 1940 में छापे हुए हैं और 2021 में इस किताब के। इन्हें रिकॉर्ड की तरह सुनिए, यही इनका सही इस्तेमाल है। अब अंबेडकर का एनालिसिस, किताब इसे लंबा कोट करती है तो हम भी पूरा सुनेंगे। पहली इमेज नॉर्दर्न इंडिया ट्रेन का डिब्बा रहा है, अ वैगन इन अ ट्रेन विच कैन बी कपल्ड और अनकपल्ड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द मोमेंट। घाजनी के मोहम्मद ने नॉर्दर्न इंडिया जीतकर उसे इंडिया से डिटैच किया, घाजनी से चलाया। मोहम्मद खोरी आया तो वापस अटैच किया, लाहौर से, फिर दिल्ली से। अकबर के भाई हकीम ने काबुल और कंदहार डिटैच किए, अकबर ने वापस जोड़े। 1738 में नादिर शाह ने फिर डिटैच किया, और अंबेडकर लिखते हैं पूरा नॉर्दर्न इंडिया इंडिया से कट ही गया होता अगर सिक्स के राइस का चेक ना होता। एनालॉजी भी उन्हीं की है। अल्सास लोरेन, यूरोप का वो इलाका जो ओरिजिनली जर्मनी का था, 1600 में फ्रांस ने लेकर अपना बनाया। 1871 में जर्मनी ने वापस लिया, 1918 में फिर फ्रांस, 1940 में फिर जर्मनी, बार बार हाथ बदलता रहा। अंबेडकर कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया ठीक वैसा ही रहा है। और फिर वो मेटाफॉर जो इस पूरे हिस्से का सबसे भारी कोट है, अंबेडकर के शब्द, मुस्लिम इन्वेडर बेशक हिंदूज के खिलाफ नफरत का हिम गाते आए, पर वो सिर्फ हिम गाकर रास्ते में कुछ मंदिर जलाकर लौट नहीं गए। दैट वुड हैव बिन अ ब्लेसिंग। वो इतने नेगेटिव नतीजे से कॉन्टेंट नहीं थे। उन्होंने एक पॉजिटिव एक्ट किया, इस्लाम का बीज बोया, और उस पौधे की ग्रोथ रिमार्केबल है। इट इज़ नॉट अ समर सैपलिंग, इट इज़ एज ग्रेट एंड एज स्ट्रॉन्ग एज एन ओक। सबसे थिक ग्रोथ नॉर्दर्न इंडिया में। सक्सेसिव इन्वेजन्स ने वहाँ सबसे ज़्यादा सिल्ट जमाई और डिवोटेड माली के वाटरिंग एक्सरसाइजेस की तरह सींचा। वहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर के रेमिनेंट्स बस झाड़ियाँ, श्रब्स रह गए। सिख कुल्हाड़ी भी इस ओक को गिरा नहीं पाई। सिख्स बेशक नॉर्दर्न इंडिया के पॉलिटिकल मालिक बने, डिब्बा वापस इंडिया से जोड़ा, पर वो स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी वापस नहीं ला सके जो श्वान सैंग से पहले पूरे इंडिया को बांधती थी। श्वान सैंग यानी 7वीं सदी का वो चाइनीज यात्री जिसने वो एकता अपनी आंखों से देखी थी। नतीजा अंबेडकर का, ये इलाका बाकी इंडिया के लिए रहा, पॉलिटिकली डिटैचेबल, सोशली हॉस्टाइल एंड स्पिरिचुअली एलियन। इन्वेजन्स के आफ्टरमैथ पर भी अंबेडकर साफ है। तरीकों ने अपने पीछे जो छोड़ा उसमें एक है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच की करवाहट, इतनी डीप सीटेड कि एक सदी की पॉलिटिकल लाइफ भी ना उसे अस्वेज कर पाई, ना लोगों को भुला पाई। मंदिरों का डिस्ट्रक्शन, फोर्स्ड कन्वर्जन्स, प्रॉपर्टी की स्पॉलिएशन, स्लॉटर और इंस्लेवमेंट। उनके शब्दों में इन इन्वेजन्स की याद हमेशा हरी रही, एक तरफ प्राइड के सोर्स की तरह, दूसरी तरफ शेम के, और आखिर में उनका यूनिटी टेस्ट, बर्मा वाला। जियोग्राफिकल यूनिटी वो नेचर की देन है, उससे नेशनैलिटी नहीं बनती। रहन सहन की सिमिलैरिटी वो कॉमन एनवायरनमेंट का नतीजा है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, बर्मा को देखो, 1828 की येंडाबू ट्रीटी से 110 साल इंडिया के साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन में रहा। 1937 में वो गांठ काट भी गई, एंड नोबडी शेड अ टीयर ओवर इट। एम्बेडकर का उसूल अबाइडिंग यूनिटी किनशिप के सेंस पर, किंड्रेड होने की फीलिंग पर खड़ी होती है। इन शॉर्ट, इट मस्ट बी स्पिरिचुअल। और इसी कसौटी पर उनका वर्डिक्ट वर्बेटिम, द यूनिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान इज अ मिथ, बल्कि हिंदुस्तान और बर्मा के बीच, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ज़्यादा स्पिरिचुअल यूनिटी है। अब वो बात जो किताब बड़ी सावधानी से और बार बार कहती है, तो मैं भी
वैसे ही कहूँगा। लेखक स्पेसिफिकली अंबेडकर को इसीलिए कोट करते हैं और उन पर रिलायंस लिमिटेड रखते हैं, सिर्फ ये दिखाने तक कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में यूरोपियन कॉलोनियलिटी के साथ साथ मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिटी की रिकॉग्निशन भी इम्पेरेटिव है। ये भी दर्ज है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन टू नेशन थ्योरी को एक ऐसी रियलिटी मानते थे जिसे इंडिजिनस सोसाइटी को स्क्वीमिशली डिनाई करने की बजाय एक्सेप्ट करना चाहिए। और साथ में किताब ये भी कहती है, बिना लाग लपेट, लेखक अंबेडकर के इंडिक ओईटीज पर, इन पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम पर व्यूज से अलाइव है, वाकिफ है, पर अंबेडकर की लाइफ एंड टाइम्स में यूरोपियन कॉलोनियलिटी का अस्तित्व अनडिनाइबल था और उनकी अपनी एजुकेशन कॉलोनियल थी, इसलिए उनके कास्ट वाले व्यूज को भी डी कॉलोनियलिटी का फिल्टर लगाकर रिविजिट करना इम्पेरेटिव है, उनके या दूसरों के एक्सपीरियंस को डिनाई किए बिना। दोनों बातें एक साथ, यही कंसिस्टेंसी है। जो ज़रूरी बात है, अपनी नेटिव ओईटीज पर व्यूज़ जो भी रहे हों, अंबेडकर ने ये फैक्ट नहीं छोड़ा कि मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिज्म की जड़ें उन ओईटीज में है जो इंडिक सिविलाइजेशनल फैब्रिक के बाहर की है। और अंबेडकर की एक बात को किताब चेतावनी की तरह आगे बढ़ाती है। वो साफ थे, अगर किसी टेरिटरी से एक कल्चर के रेमनेंट्स मिटा दिए जाए तो उस कल्चर का उस टेरिटरी से कनेक्शन और उस पर कोई भी क्लेम कमज़ोर पड़ जाता है। उनकी ऑब्जर्वेशंस पाकिस्तान बनने के कॉन्टेक्स्ट में थी, पर याद रखिए, जो आज पाकिस्तान है वो कभी भारत का हिस्सा था। किताब का निष्कर्ष, अगर भारत की इंडिजिनिटी ने डीकोलोनियलाइजिंग एक्सरसाइज का इम्पेरेटिव नहीं समझा तो वो सिविलाइजेशनल स्पेस की एक और सेशन देखने को बाउंड है, सिर्फ टेरिटरी की नहीं। पार्टीशन कोई दूर की बात नहीं, और उस इवेंट ने मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिज्म को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसके सिस्टमैटिक एडवांसमेंट को एक फर्म लॉन्च पैड दे दिया, एक ऐसे स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी जो एक्सप्रेसली इसी गोल की अटेनमेंट के लिए बनाया गया था। उस आखिरी दावे का सबूत वेंकट धुलिपाला का स्टेलर स्कॉलरशिप। किताब का नाम क्रिएटिंग अ न्यू मदीना, पाकिस्तान की आइडिएशन और इवेंचुअल क्रिएशन के इर्द गिर्द की रिसर्च पर खड़ी है। निष्कर्ष, पाकिस्तान की कल्पना ही नए मदीना के रूप में हुई थी। मदीना, वो शहर जहां इस्लामिक प्रॉफिट ने पहली इस्लामिक स्टेट बनाई, जहां से अरेबिया की जीत शुरू हुई। गवाह फिर वही हैं जो उस मूवमेंट के अपने प्रोपोनेंट्स थे। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक और प्रो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी जामियत उलेमा ए इस्लाम के फाउंडर, की 1946 की लाहौर स्पीच स्क्रीन पर है जस की तस। और उस्मानी यही नहीं रुके, उन्होंने टू नेशन थियोरी का बाकायदा कुरानिक केस बनाया, इस्लामिक प्रॉफिट के मोमिन, बिलीवर और काफिर इन्फिडेल के बीच खींचे डिस्टिंक्शन पर। सेक्रेटर नतीजा उनके मुताबिक इंडियन मुस्लिम्स एक अलग नेशन है और इंडियंस की कंपोजिट नेशनैलिटी का दावा फॉल्स एंड एंटी इस्लामिक है, यानी पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट के तौर पर मनाने का एक कॉन्क्रीट इस्लामिक थियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन पेश किया गया। किताब का निष्कर्ष साफ है, पाकिस्तान की क्रिएशन एंड भी थी और मीन्स टू द एंड भी। एंड यानी उपमहाद्वीप में इस्लाम की वापसी। तो उसकी क्रिएशन और भारत के पार्टीशन के बाद हमें खुद से पूछना होगा। किताब यही कहती है, मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिज्म और कॉलोनियलिटी वैक्स्ड हुई या वेंड, घटी या बढ़ी, खासकर उन पॉलिटिकल और वायलेंट मूवमेंट्स और कॉजेस को देखते हुए जो मिडिल ईस्टर्न ओईटी के नाम पर भारत के अंदर और इर्द गिर्द उठी हैं। दोनों कॉलोनियलिटीज की इस इलाके में हिस्ट्री इररिफ्यूटेबल है। इसलिए किताब कहती है, इंडिक कॉन्शियसनेस के पास खुद को मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिटी से बचाने का उतना ही इंसेंटिव है जितना यूरोपियन से। इसे फियर मॉन्गरिंग कहकर ब्रैड नहीं किया जा सकता। फैक्ट्स की जगह विशफुल सेक्युलराइज थिंकिंग नहीं ले सकती। पड़ाव 7, फैसला। किताब का निष्कर्ष, भारत की कॉलोनियलिटी और इसलिए डीकोलोनियलिटी की डेफिनेशंस में दोनों शक्लें शामिल होनी चाहिए, यूरोपियन
और मिडिल ईस्टर्न, और इसी ऑर्डर में, क्योंकि दोनों का रिश्ता भी दर्ज है। यूरोपियन कॉलोनियलिटी मिडिल ईस्टर्न को स्क्रूटनी से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, और मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन के कोट टेन्स पर सवार होकर खुद को लेजिटिमाइज करती है। किताब के शब्द यहाँ सख्त हैं। दोनों कॉलोनियलिटीज भारत की इंडिजिनेटी के लिए कंटिन्यूइंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इसीलिए इंडिक कॉन्शियसनेस के पास खुद को बचाने का सिर्फ इंसेंटिव नहीं, ना बचाने का एग्जिस्टेंशियल डिसइंसेंटिव है, यानी ना बचे तो वजूद का सवाल। इसीलिए अमेरिकास के लिए डीकॉलोनियलिटी एक ऑप्शन है, भारत के लिए सिविलाइजेशनल इम्पेरेटिव, सभ्यता के जिंदा रहने की शर्त, जो अब और डिले नहीं की जा सकती। डीकॉलोनियल ऑप्शन ही इंडिजिनस कॉन्शियसनेस को वो आवाज़ देता है जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है, दोनों कंटिन्यूइंग कॉलोनियलिटीज़ के खिलाफ बोलने की। वो दोनों की यूनिवर्सलाइजिंग टेंडेंसी को क्लिप करता है, लोगों को इन कॉलोनियलिटीज़ की मौजूदगी के लिए जगाकर और अपने कल्चरल एक्सपीरियंस की तरफ मूवमेंट इनेबल करता है। और उतनी ही ज़रूरी लेखक की ऑनेस्टी। 3 डिस्क्लेमर्स जस के तस। 1. ये मूवमेंट आखिर में कहाँ ले जाएगी? कॉलोनियल कॉन्शियसनेस का रिटेंशन, इंडिजिनिटी को एम्ब्रेस करना, या एक डीकॉलोनियल येट हाइब्रिड फ्रेमवर्क जो पोस्ट कॉलोनियल वाली सेलिब्रेटेड हाइब्रिडिटी से अलग हो? ये डोमेन एक्सपर्ट्स के एनालिसिस की बात है। ऐसे चॉइसेस प्रैक्टिकलिटी और प्रैग्मेटिज्म पर सिग्निफिकेंटली कंटिंजेंट है। 2. लेखक इस आर्ग्यूमेंट को यूनिवर्सलाइज करने की पोजीशन में नहीं है, उनकी विजन इस मामले में भारत तक लिमिटेड है। 3. डीकॉलोनियलिटी शायद भारत की हर सिविलाइजेशनल चैलेंज की सिल्वर बुलेट नहीं है, हर सवाल का जवाब उसके पास नहीं जो भारत की इंडिजिनस कॉन्शियसनेस को घूरता है, पर उसमें पोटेंशियल ज़रूर है कि वो एक लेंस का काम करे, जिससे भारत अपने अतीत से आंख मिलाकर अपने ही फ्रेमवर्क से अपना सफ़र समझ सके, उन फ्रेमवर्क्स की बजाय जो सटली या ओवर्टली एक इंपीरियल कॉलोनियलाइजिंग असर डालते हैं। बहस खुले दिल से वेलकम, यही इस सीरीज का उसूल है। चलते चलते वापस अजमेर का दरबार 1616 जो एम्बेसडर मेहमान बनकर झुका था 300 साल में मालिक बन गया। कैसे? बंदूक से कम, चश्मे से ज्यादा, और वो चश्मा आज भी उतरने का नाम नहीं ले रहा। आज के एपिसोड से 2 चीज़ें घर ले जाइए। कॉलोनियल कॉन्शियसनेस, गुलामी जो एक्सपीरियंस के अंदर घुस गई, और किताब का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट भारत की डीकॉलोनियलिटी। दोनों कॉलोनियलिटीज़ की ईमानदार डॉक्यूमेंट्स पर खड़ी जांच मांगती है। आपने आज पूरा चैप्टर सुना, जो किताब में है वही यहाँ था, कोट्स जैस के तस, शर्तों और डिस्क्लेमर समेत। अगला एपिसोड इस पूरी किताब की धुरी है। किताब खुद कहती है कि अब तक की पूरी बहस एक प्रेमिस पर खड़ी थी कि भारत एक सिविलाइजेशन है जिसकी इंडिक कॉन्शियसनेस से यूरोपियन कॉलोनियलिटी ने छेड़छाड़ की। अब वही प्रेमिस प्रूव होगा। क्या भारत सच में एक सिविलाइजेशन है, कम से कम सोसाइटी के स्तर पर, और पॉलिसीज और लॉ मेकिंग के लिए इसका मतलब क्या है? यही से समझ आएगा कॉलोनाइजर के नेशन स्टेट प्रोजेक्ट का असली इम्पैक्ट, और ये कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ भारत का सफ़र उसकी सिविलाइजेशनल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है या नहीं। चैप्टर 7, भारत एज ए सिविलाइजेशन। सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, क्योंकि वहीं से असली बहस खुलती है।